देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ बड़ी और ताजा खबरों के साथ। यूपीएससी नौकरशाही में जिहाद कार्यक्रम को सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद आज सुदर्शन न्यूज एक बड़ा खुलासा करने जा रहा है। आज नौकरशाही को कैसे कब्जा करने का षड्यंत्र चल रहा है, इसको लेकर सुदर्शन न्यूज का बड़ा खुलासा होगा। जी हां, जिससे अफजल गैंग और वामपंथी गैंग जो है वो डरे हुए हैं। जो वामपंथी और अफजल गैंग इस कार्यक्रम को रोकने के लिए कोर्ट तक पहुंच गए थे, आज वो भी देखेगा कि आखिर सुदर्शन न्यूज देश को क्या बताने जा रहा है। तो आप भी हमारे साथ बने रहिएगा और आज रात 8 बजे बिंदास बोल जरूर देखिएगा, जिसमें कार्यक्रम के जरिए आपको ये पता चलेगा कि आप लोगों का देखना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका, हमारा और आपके बच्चों के जो भविष्य से ये खबर जो है वो जुड़ी हुई है। तो आज रात 8 बजे आप जरूर देखिएगा बिंदास बोल नौकरशाही में जिहादी कार्यक्रम। तो वही सुदर्शन न्यूज का समर्थन बच्चे, बड़े और बुजुर्ग ने किया। बच्चों ने वीडियो बनाकर कहा, मैं भी सुरेश चौहान के कहकर ये आवाज उठाई। सोशल मीडिया पर राष्ट्रवादियों ने सुदर्शन के लिए जो आवाज उठाई, ये उसी का परिणाम है कि आज हम विजयी हैं। हमारी लड़ाई कहां से शुरू हुई और कहां तक पहुंची, एक बार सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं। सुदर्शन न्यूज के साथ पूरा देश। जनता जानना चाहती है यूपीएससी जिहाद का सच। सुदर्शन न्यूज है पूरी तरह तैयार। जिहादियों के एजेंडे होंगे फेल। सुदर्शन के लिए राष्ट्रवाद सर्वप्रथम। अभिव्यक्ति की आजादी की लड़ाई में सुदर्शन न्यूज की बड़ी जीत हुई है और उन विरोधियों के मुंह पर तमाचा पड़ा है जो लगातार सुदर्शन के खिलाफ मुखर थे। लगातार 14 दिन तक सुदर्शन न्यूज ने यह लड़ाई लड़ी। जामिया गैंग ने कोर्ट को गुमराह कर हमारे प्रोग्राम के प्रसारण से पहले रोक लगवा दी। इसके बाद इन विरोधियों ने सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर हमारे खिलाफ नफरत भरे वीडियो ट्वीट किए, लेकिन सुदर्शन ने हार नहीं मानी। इन वामपंथियों के हर आरोप पर हमने अपना तर्क पेश किया और इतना ही नहीं, सुदर्शन न्यूज ने इन वामपंथियों को अपनी बात रखने के लिए खुला मंच दिया, लेकिन ये लोग सामने नहीं आए, छिप कर बैठ गए। पीठ पीछे बात करने वाले ये जिहादपुर के लोग अपनी विचारधारा का मुखौटा देश की जनता को पहनाना चाह रहे थे, लेकिन देश की जनता ने इसे स्वीकार नहीं किया। देश की जनता ने सुदर्शन का साथ दिया और इस लड़ाई में सुदर्शन न्यूज की जीत हुई। एक बार आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं सुदर्शन की लड़ाई कहां से शुरू हुई और किस पड़ाव पर पहुंचकर हमें जीत हासिल हुई। तारीख 25 अगस्त। सुदर्शन न्यूज ने यूपीएससी जिहाद पर महाअभियान का प्रोमो रिलीज किया और ये प्रोमो ट्विटर पर 30 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। तारीख 27 अगस्त। यूपीएससी में मुसलमानों की घुसपैठ को लेकर हमारी मुहिम ट्विटर पर वायरल हो गई। प्रोमो को देखकर सबसे पहले आईएएस और आईपीएस एसोसिएशन ने सुदर्शन न्यूज के खिलाफ विरोध करना शुरू किया और यहां से शुरू होती है सुदर्शन न्यूज के आवाज दबाने की लड़ाई। आईएएस और आईपीएस एसोसिएशन ने सुदर्शन न्यूज को बैन करने की मांग उठाई। तारीख 28 अगस्त। जामिया गैंग ने कोर्ट को गुमराह कर यूपीएससी जिहाद पर हमारे खास प्रोग्राम बिंदास बोल पर रोक लगवा दी। कोर्ट ने भी हमें 7 सितंबर तक का समय दिया और सुदर्शन न्यूज के इस शो पर स्टे लग गया। स्टे लगवाने के बाद भी कट्टरपंथियों की गैंग यहीं नहीं रुकती। तारीख 29 अगस्त। सुदर्शन न्यूज की प्रेस की स्वतंत्रता पर वार किया जाने लगा। हमारी आवाज को रोकने के प्रयास किए जाने लगे, लेकिन कट्टरपंथियों को देश की जनता ने करारा जवाब देना शुरू कर दिया। ट्विटर पर ट्रेंड चला #सुरेश चौहान के आगे बढ़ो। देश की जनता ने सुदर्शन को खुला समर्थन किया, हमारा हौसला बढ़ाया। तारीख 30 अगस्त। बोलने की आजादी पर वार कर इन कट्टरपंथियों ने सुदर्शन न्यूज पर आर्थिक अटैक किया। #स्टॉप फंडिंग हेट पूरा प्लान तैयार किया गया कि कैसे सुदर्शन न्यूज की आर्थिक कमर तोड़ी जाए और इस षड्यंत्र का भी सुरेश चौहान के जी ने पर्दाफाश कर दिया।
सुदर्शन न्यूज ने तथ्यों के साथ बताया कि कैसे विदेश में बैठे कट्टरपंथी पैसों का हेरफेर कर रहे हैं। तारीख 1 सितंबर। हमारी इस मुहिम का समर्थन करते हुए मानुषी की फाउंडर मधु किश्वर ने पीएम को एक चिट्ठी लिखी। यह चिट्ठी सिविल सेवा परीक्षा में जकात फाउंडेशन के जरिए मुस्लिमों की घुसपैठ को उजागर करती है। तारीख 2 सितंबर। हमारी मुहिम के खिलाफ 91 पूर्व आईपीएस और आईएएस को मिलाकर 1700 लोगों ने गृह मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय को पत्र लिख सुदर्शन न्यूज के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग उठाई। एक तरह से यह पूर्व आईपीएस और आईएएस के अफसरों का समूह था, तो वहीं दूसरी ओर अवार्ड वापसी गैंग भी एकजुट हो गया और सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चौहाड़के की गिरफ्तारी की मांग करने लगा। विरोधियों की टोली हमारे खिलाफ एक के बाद एक साजिश रच रही थी, लेकिन देश की जनता को समझ आने लगा कि सुदर्शन वही करेगा जो राष्ट्र हित के लिए होगा। देश की जनता को जानना है कि आखिर यूपीएससी जिहाद का सच क्या है। तारीख 6 सितंबर। हिंदुस्तान की जनता ने हमारा हर मोड़ पर साथ दिया। बच्चों से लेकर उम्र दराज लाखों लोगों ने खुद वीडियो बनाकर हमारा मनोबल बढ़ाया। तारीख 7 सितंबर। ट्विटर पर #भारत सपोर्ट सुदर्शन के जरिए पूरा देश सुदर्शन के साथ खड़ा था, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी की लड़ाई के लिए सुरेश चौहाड़के जी ने मुंह पर पट्टी बांधकर मौन होकर अपना खास प्रोग्राम बिंदास बोल किया। सुरेश जी के मौन होने पर लोगों ने आपत्ति जताई। तारीख 8 सितंबर। सुदर्शन न्यूज के समर्थन में लाखों लोगों की आवाज बुलंद हुई। सुरेश जी के मौन होने पर लोग उनकी आवाज बने और सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। लोगों ने राजधानी दिल्ली समेत कई जगहों पर प्रदर्शन किया और सुरेश जी के लिए आवाज उठाई। तारीख 9 सितंबर। सुदर्शन न्यूज के लिए राष्ट्रवादियों का समर्थन तेज हुआ। लोगों ने हल्ला बोला और सड़कों पर उतरकर तख्तियां लेकर सुदर्शन न्यूज के लिए प्रेस की स्वतंत्रता की आवाज उठाई। लोगों ने कहा सुरेश जी को मौन होने की जरूरत नहीं है और अब मौन विरोधी होंगे। तारीख 10 सितंबर। आखिरकार सच की जीत हुई और जिस लड़ाई को सुदर्शन न्यूज लगातार 14 दिनों से लड़ रहा था, उसमें सुदर्शन न्यूज की जीत हुई। ये जीत सुदर्शन की ही नहीं, ये जीत उन राष्ट्रवादियों की भी है जिन्होंने सुदर्शन न्यूज के लिए आवाज उठाई और सड़कों पर उतरकर समर्थन किया। इस जीत के बाद एक बात तय है कि सुदर्शन न्यूज राष्ट्र धर्म, राष्ट्रवाद और राष्ट्रनीति से कभी कोई समझौता नहीं करता। हम नौकरशाही जिहाद का पर्दाफाश हम करके रहेंगे। उन कट्टरपंथियों को कड़ा जवाब देकर रहेंगे जो सुदर्शन के खिलाफ एकजुट थे। अब विरोधी हो जाएं सावधान, क्योंकि सुदर्शन न्यूज है तैयार। तो वहीं आज होने वाले बड़े खुलासे नौकरशाही जिहाद कार्यक्रम के विरुद्ध सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को अब पीस पार्टी ने पत्र लिखकर आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की है। यह पत्र पीस पार्टी के प्रवक्ता शदाब चौहान की तरफ से लिखी गई है। तो वहीं वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी तनातनी के बीच मास्को में भारत और चीन के विरुद्ध मंत्रियों के बीच करीब 2.5 घंटे मुलाकात हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी समकक्षा वांग यी के बीच बैठक के दौरान सीमा पर तनाव खत्म करने को लेकर 5 सूत्री सहमति बनी है। साथ ही दोनों पक्ष इस पर अभी राजी हुए हैं कि बातचीत जारी रखेंगे और सैनिकों को हटाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। तो सीमा पर बने तनावपूर्ण माहौल को खत्म करने और सैनिकों को हटाने को लेकर मास्को में विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी समकक्षक वांग यी के बीच करीब 2.5 घंटे तक बैठक चली। दोनों देशों के नेता एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए मास्को में हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की चीन समक्ष वांग सी के साथ मुलाकात शंघाई सहयोग संगठन से इतर हुई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि मुलाकात के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने सहमति व्यक्त की है कि भारत और चीन संबंधों को विकसित करने के लिए दोनों पक्षों के लिए दोनों नेताओं की आम सहमति की सीरीज में मार्गदर्शन लेना चाहिए। मतभेद को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि दोनों मंत्रियों ने भारत चीन सीमा क्षेत्र के
के साथ साथ भारत चीन संबंधों पर हुए घटनाक्रम पर स्पष्ट और रचनात्मक चर्चा की। बयान के अनुसार दोनों पक्ष इस पर सहमत हुए हैं कि आपसी संवाद जारी रखना चाहिए। जल्द से सैनिकों को वहां से हटाने की प्रक्रिया जो है उसमें भी तेजी लानी चाहिए, उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए और तनाव को कम करना चाहिए। ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब भारत और चीन की ओर से एक दूसरे पर हवा में गोलीबारी करने का आरोप लगाया जा रहा है, जो सीमा विवाद में नवीनतम फ्लैश पॉइंट बन गया है यहाँ पे। तो एलएसी पर तनाव कम करने के लिए सहमति जताई गई है। भारत और चीन के बीच 5 सूत्री सहमति है। सैनिकों को हटाने में लाएंगे तेजी, तो वही संवाद जारी रखने पर भी यहाँ पे सहमति हुई है। तो वहीं लद्दाख में भी जारी तनाव के बीच भारत ने चीन को खदेड़ दिया है। भारतीय सेना ने अब पैंगोंग सो झील के किनारे फिंगर 4 के पास कई चोटियों पर कब्जा कर लिया है। भारतीय सेना ने अगस्त के आखिर में ही ऊंचाई वाले इलाके पर कब्जा करने के लिए झील के दक्षिण से ऑपरेशन शुरू कर दिया था। भारतीय सैनिकों की सफलता की ये जानकारी ऐसे समय आई है जब रूस की राजधानी मॉस्को में विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात की है। पूर्वी लद्दाख में सीमा पर तनाव के मद्देनजर दोनों विदेश मंत्रियों के बीच वार्ता हुई है। भारतीय जांबाजों की बहादुरी से चीन बौखलाया हुआ है। वो लगातार भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। इससे पहले 29 से 30 अगस्त की रात चीनी सैनिकों ने पैंगोंग झील के दक्षिणी छोर की पहाड़ी पर कब्जा की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय जवानों ने नाकाम कर दी। इसके बाद से चीन लगातार 3 बार घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन हर बार उसकी साजिश को भारतीय सैनिकों ने नाकाम कर दिया। तो वहीं सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले से जुड़े ड्रग्स केस में जेल में बंद रिया चक्रवर्ती बेल अर्जी पर आज सुनवाई हो सकती है। रिया चक्रवर्ती 14 दिन के न्यायिक हिरासत में है और वो मुंबई की भायखला जेल में बंद है। रिया के वकीलों ने सेशन कोर्ट में जमानत की याचिका यहां पे दाखिल की है। अब उनकी जमानत अर्जी पर आज फैसला होगा। रिया चक्रवर्ती को मंगलवार को 3 दिनों की पूछताछ के बाद एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। इससे पहले एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक चक्रवर्ती और अन्य को भी गिरफ्तार किया था। आज सुनवाई के दौरान एनसीबी के वकील ने दलील देते हुए यहां पे कहा है कि रिया को फिलहाल जमानत देना उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी भी इस मामले की जांच जारी है। रिया से जो पूछताछ की जा रही है उसी के आधार पर एनसीबी अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। रिया एक बड़े ड्रग नेटवर्क का हिस्सा रही हैं और ये बात पूछता है सामने आ चुकी है। तो वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की मां जो है आशा रनौत ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी से जुड़ने के बाद आशा रनौत ने कहा कि कंगना के साथ जो हुआ उसके बाद बीजेपी में आना ही पड़ा। आशा रनौत ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद किया। आशा रनौत ने आगे ये भी कहा कि उनका परिवार कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़ा रहा, लेकिन आज जब कंगना पर विपदा आई और महाराष्ट्र सरकार ने इस प्रकार की हरकत की तो केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली और प्रदेश में जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार उनकी मदद के लिए खड़ी हुई। आशा रनौत ने कहा कि बीजेपी ने उनकी बेटी को सुरक्षा मुहैया करवाई। कंगना की मां ने इसके लिए पीएम मोदी, अमित शाह और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार जताया। अपने गृह मंत्री अमित शाह का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने, हालांकि हम उस पार्टी से जुड़ित भी नहीं है, हम कांग्रेसी थे, है ना, शुरू से हम कांग्रेसी थे। हमारे जो ग्रैंडफादर थे इन लॉ वो भी कांग्रेसी थे। शुरुआत उन्होंने कांग्रेस की थी, लेकिन फिर भी हमें वहाँ से सपोर्ट मिली है। उनको सबको पता है कि हम शुरू से कांग्रेसी थे, लेकिन फिर भी हमें सपोर्ट मिली किसकी, अमित शाह जी की, जिन्होंने मेरी बेटी को सिक्योरिटी दी। और मोदी जी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। अपने एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, सीधे जम्मू कश्मीर से आ रही है। बड़गांव में आतंकियों के शव बरामद किए गए हैं। जी हां, 4 दिन पहले हुआ था यहाँ पे एनकाउंटर।
और आज बड़गाम में मारे गए आतंकियों के शव बरामद हुए हैं। जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर आ रही है। बड़गाम जिले में आतंकियों का शव बरामद किया गया है। यहाँ पे तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर से आ रही है। बड़गाम जिले में आतंकियों का शव बरामद किया गया है। बता दें 4 दिन पहले यहाँ एनकाउंटर हुआ था। इस एनकाउंटर में मारे गए थे और आज यहाँ शव बरामद किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सीधे जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले से। एक और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से जैश के 2 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। 7 लाख कैश और हथियार भी बरामद किए गए हैं। सेना ने ये जानकारी दी है। भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए हैं। सोपोर के रहने वाले ये दोनों आतंकी हैं। तो वसीम इरशाद गबरू मेहराजुद्दीन नाम बताया जा रहा है इनका। जम्मू कश्मीर के सोपोर से 2 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने विशेष इनपुट के आधार पर इनको गिरफ्तार किया है। ये आतंकी कुपवाड़ा में बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए आए थे। संगठन में के कुछ युवाओं की भर्ती भी इसमें हुई है। वहीं 23 और 21 साल के हैं ये दोनों आतंकी। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि 2 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। किसी संगठन से ये जुड़े हुए थे और एक बहुत बड़ी घटना को यहां अंजाम देने वाले थे। दोनों आतंकी जो है वो एक 23 साल और एक 21 साल के बताए जा रहे हैं। इन आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और कैश बरामद की गई है। सेना ने ये जानकारी दी है। तो एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी दिल्ली से मजेंटा और ग्रे लाइन मेट्रो जो है आज से शुरू कर दी गई है। गाइडलाइंस के साथ इनका परिचालन शुरू होगा। आज से हर शिफ्ट में बढ़ाए हैं 2 घंटे का समय। तो एक और बड़ी खबर, आज से हर शिफ्ट में 2 घंटे की बढ़ोतरी की गई है। अब सुबह 7 से दोपहर 1 बजे तक चलेगी मेट्रो। एक और बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है। बता दें मजेंटा लाइन और ग्रे लाइन मेट्रो सेवा जो है वो शुरू कर दी गई है। आज से शुरू हो चुकी है। गाइडलाइंस के साथ इनका परिचालन शुरू होगा। बता दें हर शिफ्ट में 2 घंटे का समय बढ़ाया गया है। अब सुबह 7 बजे से लेकर 1 बजे तक चलेगी मेट्रो। चलिए वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीएमसी की तरफ से फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत के ऑफिस में की गई तोड़फोड़ अब राजनीतिक रूप लेती जा रही है। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत के ऊपर टिप्पणी के बाद महाराष्ट्र सरकार के आंखों की किरकिरी बनी कंगना रनौत के ऊपर कार्रवाई को आलोचना की जा रही है। इस बीच बीएमसी की कार्रवाई के एक दिन बाद केंद्रीय मंत्री और आरपीआई नेता रामदास आठवले कंगना से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे। कंगना से मुलाकात की। उसके बाद मीडिया के सामने आए आठवले ने कहा कि कंगना को राजनीति में आने की कोई इच्छा यहाँ नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि कंगना को राजनीति नहीं पसंद है, लेकिन समाज में एकता को सुनिश्चित करना उन्हें बेहद पसंद है। कंगना ने कहा कि उनकी आने वाली फिल्म में वह एक दलित की भूमिका निभा रही हैं और जाति प्रथा खत्म होना चाहिए। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। मोबाइल में हर गांव, हर शहर को जोड़ता एकमात्र न्यूज नेटवर्क। सरकारी योजनाओं से लेकर हर समस्याओं का समाधान बस आपके एक क्लिक पर। सबसे एडवांस, सबसे सटीक जानकारी का खजाना, 24 घंटे लाइव टीवी, किसी भी खबर की लेटेस्ट अपडेट कहीं भी कभी भी, सभी राज्यों की अपनी भाषाओं का सबसे सुपरफास्ट ऐप सुदर्शन न्यूज अभी डाउनलोड करें और आप खुद बने प्रखर राष्ट्रवाद की बुलंद आवाज।